नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा पे अशोक वानखेड़े और डोनाल्ड ट्रंप G7 से बीच में अमेरिका लौटे थे। जब बीच में वापसी अमेरिका हुई तो पूरी दुनिया में ये अटकल लगाया जाना शुरू हो गया कि अब अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग मैदान में कूद जाएगा, डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो अब तक नहीं हुई, लेकिन ट्रंप ने अमेरिका पहुंचते ही 30 फाइटर जेट रवाना कर दिए। 30 लड़ाकू विमान, अमेरिका की जो ताकत थी उसको रवाना कर दिया इजराइल के खिलाफ। उसके साथ ही ऐलान कर दिया कि अब 100% सरेंडर, यानी पूरी तरह आत्मसमर्पण करना होगा ईरान को, उसके अलावा कोई समझौता नहीं। लेकिन इधर 30 लड़ाकू विमान रवाना हुए तो उधर खामनेई ने ऐलान कर दिया महायुद्ध का, महाजंग का ऐलान। बेसिकली आज छठा दिन है, लेकिन अब तक जैसे तमाम संघर्ष होते हैं, भारत पाकिस्तान का संघर्ष हुआ, उसको कई लोगों ने कहा युद्ध नहीं था, भाजपा के प्रवक्ता ने भी कहा युद्ध नहीं था। तो अब तक एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे, कोई एस्केलेट कर रहा था, कोई रिटेलिएट कर रहा था, लेकिन युद्ध का ऐलान नहीं हुआ था। खामेनेई ने, सुप्रीम लीडर ईरान के हैं, उन्होंने युद्ध का ऑफिशियल ऐलान कर दिया और उस ऐलान में जो 4 कोड वर्ड्स हैं उससे इजराइल, अमेरिका और पूरे पश्चिमी जगत में G7 में हड़कंप मचा हुआ है। ऐलान करते ही दनादन मिसाइलें, 370 मिसाइलें दागी इजराइल पर और 24 मौत हो गई। इजराइल में 1-2 मौत भी बड़े आश्चर्य की बात होती है। आयरन डोम छिन्न भिन्न हो गया, छिन्न भिन्न हो गया, ऐसा हथियार निकाला है। भाव को लाइए चर्चा में, पूरी खबर, एक एक खबर बताएंगे, उस खबर के पीछे की खबर बताएंगे। स्वागत है। खबर और खबर के पीछे की खबर। सबसे पहले स्टार्ट कीजिए, ट्रंप के विमान से 30 फाइटर जेट रवाना किया। लाइए स्क्रीन पर लाइए, एक एक खबर भाव देखते हैं, स्क्रीन पर लाइए। अमेरिका ने रवाना किए 30 फाइटर जेट। ट्रंप ने कहा बिना शर्त सरेंडर, खामेनेई गरजे इजराइल पर कोई रहम नहीं। क्या ईरान इजराइल जंग में अमेरिका की एंट्री किसी भी वक्त हो सकती है? अमेरिकी अधिकारियों ने ईरानी तैयारियों का आकलन कर ऐसा ही कहा है। इस बीच अमेरिका से 30 फाइटर प्लेन यूरोप की ओर रवाना हुए, इनका लक्ष्य पश्चिम एशिया है। इस बीच ट्रंप की धमकियों से बेपरवाह ईरान के अली खामेनेई ने कहा है कि अब इजराइल पर कोई रहम नहीं करेंगे। जो यह बोला है ट्रंप ने सरेंडर, वो सरेंडर वाला पोस्ट दिखाइए। ये पोस्ट आज बहुत महत्वपूर्ण है। आज ट्रंप के पोस्ट पर पूरे दिन चर्चा होने वाली है, उसमें मोदी जी भी आएंगे। लेकिन अभी की चर्चा में देखिए, अनकंडीशनल सरेंडर। ट्रंप ने कहा अनकंडीशनल सरेंडर, यानी बिना शर्त आत्मसमर्पण। लाइए, अब लाइए इसके बाद क्या होता है। इसके बाद जंग का ऐलान, हैदर और खैबर के नाम पर ईरान ने किया जंग का ऐलान। समझिए इसके पीछे का 1400 साल पुराना कनेक्शन। जंग का ऐलान आज हुआ है, आज खामेनेई ने किया है। अब हटा दीजिए, इसमें हैदर खैबर ही नहीं है, इसमें हैदर है, खैबर है, 4 कोडवर्ड्स, जुल्फिकार 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 है। एक एक कोडवर्ड का हम मतलब आपको बताएंगे, लेकिन रुक करके भी भाव बताएंगे चारों का एग्जैक्ट क्या मतलब है, उससे क्यों हड़कंप। 1400 साल पुराना इतिहास है यहूदियों का जुड़ा। इसके बाद आइए अगली खबर पर, अगली खबर पर आइए, क्योंकि इसको अभी हम बताते हैं आपको। ये देखिए, ईरान के इस हथियार के सामने इजरायली डिफेंस सिस्टम नाकाम, खामेनेई ने भरी हुंकार। अब क्या करेगी नेतन्याहू सरकार। आप जरा खामेनेई का पोस्ट दिखाइए। खामेनेई ने ऐलान जब कर दिया, ये देखिए, मैं इसलिए ला रहा हूं, ये हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये फारसी में लिखा होगा, अरबी फारसी, फारसी होगा, ईरान है फारसी होगा, लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा। हम आपको इसलिए दिखाए, बहुत सारे दर्शक विदेश में भी देखते हैं, वो समझ पाए, और ऑथेंटिसिटी के लिए, असली बात है ऑथेंटिसिटी, कि हम कुछ भी हवा हवाई नहीं बताएंगे ना दिखाएंगे। अब लाइए अटैक जरा दिखाइए। अटैक, अटैक भयंकर हुआ है। उस अटैक में 24 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये देखिए जरा अटैक देखिए, ये अटैक है, ये
ये देखिए, ये अब ईरान, अब ये आयरन डोम काम नहीं कर रहा है, हटा दीजिए इसको, इसकी खबर दिखा दीजिए, हेडलाइन और खबर दिखाइए। ईरान ने किया इजराइल पर घातक पलटवार, दागी 370 मिसाइलें, 24 की मौत, 500 लोग घायल। भीतर की खबर भी थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, बस 30 सेकंड में, फिर चलते हैं एक एक कोड वर्ड समझेंगे। ईरान ने मंगलवार को इजराइल पर बड़ा जवाबी हमला किया। इस हमले में ईरानी सेना ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय सहित कई प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया। ईरान ने इस हमले के दौरान इजराइल पर 370 से अधिक मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन दागे। इस हमले में अब तक इजराइल में 24 लोगों की मौत हो चुकी है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह हमला ईरान ने अपने सेना प्रमुख अली सादमानी की इजराइल द्वारा हत्या के बदले में किया गया है। यह इजराइल पर ईरान का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य हमला माना जा रहा है। ये अटैक जब हुआ, उस अटैक के फोटोग्राफ्स हैं, कंट्रोल रूम लगा के रखिए, आगे दिखाएंगे। ये अटैक हुआ मोसाद के हेडक्वार्टर पर शुरू। मोसाद पूरी दुनिया के लिए मतलब सबसे खतरनाक एजेंसी मोसाद, और इजराइल की जान उसी में बसती है। उसके अलावा जो मिलिट्री है इजराइल की, इजरायली मिलिट्री का जो इंटेलिजेंस का सिस्टम है, इंटेलिजेंस विंग, जिसको AMAN नाम दिया गया है, हम उसको हिंदी में अमन पढ़ सकते हैं, लेकिन AM है, उसके बिल्डिंग पर भी अटैक किया। मतलब मोसाद और मिलिट्री इंटेलिजेंस दोनों की बिल्डिंग टारगेट किया। 24 मारे गए, 370 मिसाइल, बहुत बड़ी संख्या है। अब चलते हैं भाऊ के पास, फोटोग्राफ्स रेडी रखिएगा। मोसाद हेडक्वार्टर पर जो अटैक हुआ है उसको बीच में दिखाएंगे। भाऊ पहले हम कोडवर्ड पे आएंगे, कोडवर्ड पे आएंगे। 4 कोडवर्ड है, वो कोडवर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी दुनिया जिस तरफ जा रही है इस समय युद्ध के माहौल में। लेकिन उससे पहले अमेरिका और इजराइल, इन दोनों की उम्मीद के विपरीत सब कुछ हो रहा है। ये बिल्कुल देखिए, एक तो आयरन डोम पे बहुत विश्वास था इजराइल को, क्योंकि इसके पहले भी कई जगह आपने ईरान इराक का भी युद्ध देखा होगा, या अमेरिका और इराक का युद्ध देखा होगा, उसमें भी आपने देखा कि कई बार इजराइल पे क्रूज मिसाइल दागे गए और लेकिन आयरन डोम ने उसको ध्वस्त कर दिए। तो उनको लग रहा था कि हमारे यहाँ तो कोई घुस नहीं सकता, लेकिन हम घुस के मार सकते हैं। इजराइल ने जब हमला शुरू किया और जब अमेरिका लगातार इस बात को प्रेशर दे रहा था कि वो अपने औकात में आ जाए, लाइन पे आ जाए, है ना, तो ये सारा जब हो गया तो इसके बाद तभी भी अमेरिका को लग रहा था कि इजराइल के प्रेशर पे कहीं ना कहीं सरेंडर करेगा या कोई कॉम्प्रोमाइजिंग बात होगी। बीच बीच में खबरें भी पश्चिमी मीडिया में छप रही थी कि ईरान बाकी मित्र देशों को कह रहा है कि अमेरिका मध्यस्थता करे और इसको शांति रूप से करे। लेकिन जब इजराइल अति हो गया और खासकर अमेरिका का जो जिद्दी बना है, जो उनका राजहट है, उसके आगे फिर ईरान ने झुकने से मना कर दिया और फिर ईरान ने अपना जो हथियार यूज किए, जो आयरन डोम को भी ध्वस्त करते हुए, इजराइल में पहली बार शायद कोई मिसाइल अंदर जाके इतनी बुरी तरह से किया है आयरन डोम के बाद। अब उससे ये हमला होने के बाद G7 के मीटिंग में कनाडा में थे अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने इस युद्ध की अब गंभीरता देखी, समझी। उनको ये समझ में आ गया कि जो हम समझ रहे थे वो ईरान नहीं। फिर उसके बाद वो तुरंत G7 समिट छोड़ के अमेरिका भागे। तभी फ्रेंच के राष्ट्रपति ने मीडिया को बताया कि वो इजराइल और ईरान के बीच में मध्यस्थता करने के लिए अमेरिका गए हैं। वहीं से ट्रंप ने उस दावे को खारिज करते हुए कहा कि फ्रेंच के अध्यक्ष को पता ही नहीं कि मैं किस लिए गया हूं, मैं यहाँ कोई मध्यस्थता करने नहीं गया, अब मैं अंतिम निर्णय के लिए गया हूं। और उन्होंने तब पोस्ट किया कि अनकंडीशनल सरेंडर, और तुरंत 30 फाइटर जेट वहां से रवाना किए। 30 फाइटर जेट रवाना करने के बाद भी अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की थी। ये इंग्लैंड की एक एजेंसी है जो लगातार एविएशन को मॉनिटर करती है। उन्होंने जब 30 जेट की, और जिसमें कुछ वो प्लेन है जो हवा में फ्यूल भरते हैं, फ्यूलिंग वाले प्लेन भी है, वो रवाना हुए। और इसी के साथ चीनी सागर में जो विमान वाहक एक बड़ा बेड़ा है अमेरिका का, उसे निर्देश दिया गया है कि वो अब अपना वहां का स्थान छोड़ के यहाँ आ जाए, ताकि उसके पास भी
वो फाइटर जेट है उस बेड़े में कि जो काफी गाइडेड मिसाइल को भी ध्वस्त कर सकते हैं। अमेरिका फिलहाल ये स्टेटमेंट पे अड़ा हुआ है कि हमारा 40,000 फौज मिडल ईस्ट में है, ये मध्य एशियाई में 40,000 फौज हमारी जगह जगह है। ईरान हो सकता है कि हमारे फौज पे अटैक करे, हमारी अपनी सुरक्षा के लिए हम वहां गए, लेकिन दुनिया इतनी मूर्ख नहीं है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए वहां गए, क्योंकि अमेरिका की जो फौजें हैं वो विभिन्न देशों में स्थापित है, और यदि ईरान उस देशों पे हमला करता है तो वो देश भी अपने खिलाफ हमला मानकर युद्ध में इजराइल के साथ उतरेंगे। ईरान वो अभी ये मतलब ईरान वो खतरा मोल नहीं लेगा। हाँ, अमेरिका भी डायरेक्ट ईरान के युद्ध में उतरना नहीं चाहता, क्योंकि जिस समय अमेरिका खुल के ईरान के साथ उतरेगा और अमेरिका के जेट ईरान पे बम्बार्डिंग करेंगे बगैर ईरान के किसी अमेरिकन बेस पे हमला किए, तो फिर रशिया, चीन, नॉर्थ कोरिया, ये तमाम देश और फिर वो एक महायुद्ध का ये लेगा। ट्रम्प बोलते बहुत है, लेकिन ट्रम्प को ये भी जानते हैं कि अभी उन्होंने जो किया, उन्होंने कहा कि हमारी सेफ्टी के लिए हमने भेजा है, ना कि ईरान के युद्ध के लिए। लेकिन डायरेक्ट सरेंडर किसके भरोसे बोल रहे हो? उस इजराइल के भरोसे जिसके अंदर घुस घुस के अब इनके मिसाइल वहां पे टारगेट कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि उसमें थोड़ा बहुत तो वो है, क्या मतलब कमजोरी है। ईरान इतना ताकतवर नहीं है जितना इजराइल है, लेकिन ईरान की ताकत को जितनी इन्होंने कम आंकी थी उतनी भी नहीं। जैसा रशिया ने यूक्रेन को कम आंकते हुए युद्ध किया और अभी तक युद्ध निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच पाया, 1 साल हो गया। रशिया जैसा ताकतवर देश भी लगातार लड़ ही रहा है और वो भी लगातार लड़ रहा है, और आए दिन तो अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि रशिया का ज्यादा नुकसान हुआ। उसी तर्ज पर ईरान भी लगातार इजराइल पे हमला कर रहा है। दूसरी बात आशीष, जोग्राफिकल एरिया का मतलब है, ईरान बहुत बहुत बड़ा है इजराइल से, 80 गुना। इजराइल 80 गुना। तो इजराइल को पूर्ण रूप से ईरान को ध्वस्त करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन ईरान एक छोटे पट्टी में बसा हुआ है। यदि उनके दो शहर, इजराइल सॉरी, दो पट्टी में, एक पट्टी में बसा हुआ है, यदि दो उनके शहर, जिस शहर पे हमला हुआ है तेल अवीव और दूसरा जहां हाइफा पे, यदि ये शहर भी ध्वस्त हो जाते हैं तो इजराइल की कमर टूटेगी। तो आपको युद्ध में कौन कितने मरते हैं, कौन कितने, इससे ज्यादा जोग्राफिकल एरिया और डैमेज इन परसेंटेज देखना होगा। आज जितनी पॉपुलेशन ईरान की है और जितनी पॉपुलेशन इजराइल की है, उसमें 24 जो इजराइल के मरे हैं वो ज्यादा दिखता है नंबर, परसेंटेज के अनुपात में देखा जाए तो नुकसान इजराइल का ज्यादा हो रहा है। तो अभी तो स्थिति बिल्कुल युद्ध की थी, और जैसा आपने सही कहा कि कल तक ये सिर्फ एक्शन और रिएक्शन था, अब इसे महायुद्ध की घोषणा ईरान ने की है। और महायुद्ध की घोषणा करते हुए जैसा एक ऐतिहासिक जो अपना वारसा अपने पास होता है, ऐतिहासिक जो विरासत में मिलता है अपने को, उस विरासत को झंझोर दिया है खेमेनेई ने बात करते हुए, अपने देश को संबोधित करते हुए। उन्होंने 4 शब्द यूज किए, हैदर, अली, जुल्फिकार और खैबर। इसका बड़ा ऐतिहासिक, ये 1400 साल पुराना इतिहास है और उस इतिहास में जाना होगा। हैदर और अली ये 2 शब्द है। हैदर एक ऐसा नाम है जिसका इस्तेमाल अक्सर हजरत अली के लिए किया जाता है। हैदर और अली एक ही है, लेकिन उन्होंने 2 बार यूज किया है। जिन्हें शिया मुसलमान पहले इमाम और पैगंबर मोहम्मद का उत्तराधिकारी मानते हैं। वह इस्लामी इतिहास का एक केंद्रीय व्यक्ति थे और सुन्नी मुसलमान उनको चौथा खलीफा मानते हैं। तो शिया भी साथ लिए और सुन्नी भी साथ लिए। हाँ, तो हैदर और खली का नाम लेते हैं। वह पैगंबर, मोहम्मद पैगंबर, मैं अभी थोड़ा सा डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ कि ताकि दर्शक भी समझे, ये नाम अब बहुत बार आएंगे इस युद्ध में। वह पैगंबर मोहम्मद के भतीजे और उनकी बेटी जहरा फातिमा के पति भी थे। अली का अरबी अर्थ शेर होता है, जो शक्ति, साहस, नेतृत्व का प्रतीक है। सुप्रीम लीडर का लड़ाई का ऐलान करते हुए हैदर शब्द का भी प्रयोग करना तो अली की विरासत को बताता है। अब आप हैदर पे आते हैं। हैदर विरासत को याद दिलाता है और इसका इस्तेमाल अक्सर संघर्ष के दौरान समर्थन जुटाने के लिए किया जाता है।
ये बेसिकली वॉर क्राई है। जैसा हम जय भवानी जय शिवाजी महाराष्ट्र में बोलते हैं, हाँ, या हर हर महादेव बोलते हैं, या राजपूत जय एकलिंगा बोलते थे, ये वॉर क्राई होता है। भारत माता की जय या जय हिंद करके हमारा सैनिक टूट पड़ता है, और हमारे अलग अलग रेजिमेंट का अलग अलग वॉर क्राई है। तो वैसा ही हैदर और अली ये वॉर क्राई के रूप में देखा जाता है कि ये दो शब्द का उपयोग किया। उसके बाद उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, अली अपने जुल्फिकार के साथ खैबर लौटता है। अब जुल्फिकार क्या है? जुल्फिकार इमाम अली की दो धारी तलवार को कहा जाता है। जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार को भवानी तलवार कहा जाता था, भवानी तलवार ही उनकी तलवार मानी जाती थी। तो वैसे ही ये जो अली है, जो उनके सर्वे सर्वा है, वो जिस तलवार से लड़े, दुधारी तलवार है वो, उसका नाम जुल्फिकार है, जो इस्लामी परंपरा में ईश्वरीय न्याय, शक्ति और जीत का प्रतीक है। इसको ईश्वर का दिया हुआ वरदान मानते हैं। ये इसकी तलवार जो करेगी वो ईश्वरीय न्याय होगा, वो ईश्वर की शक्ति होगी, और अंत में जीत उसी की होगी। इसे अक्सर शियाओं के समारोह में लगे पोस्टर बैनरों में दिखाया जाता है। वह अली के शासन का प्रतिनिधित्व करता है। फिर बाद में उन्होंने ये कहा खैबर, क्योंकि उन्होंने लिखा कि अली अपने जुल्फिकार के साथ खैबर लौटता है। अब खैबर क्या है? खैबर का संबंध इस्लाम की ऐतिहासिक जंग से है। खैबर की लड़ाई 628 ईस्वी सन में लड़ी गई थी, जिसमें पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायी के इमाम अली के नेतृत्व में अरब प्रायद्वीप में खैबर के यहूदी काबिलों को हराया था। ये 628 ईस्वी सन की यहूदी काबिलों पे मिली हुई जीत यानी खैबर, ये बोला जाता है। खैबर की लड़ाई एक खतरनाक और नुकसान पहुंचाने वाले दुश्मन पर जीत का प्रतीक है। बता दें कि अरब खैबर का एक समृद्ध रणनीतिक रूप से अहम इलाका था, जो मदीना के लिए खतरा बन सकता था। यहाँ के यहूदी काबिलों के पास मजबूत किले और सैन्य संसाधन थे। पैगंबर मोहम्मद और मुसलमानों ने खैबर पर हमला करके इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लिया, ताकि मदीने की सुरक्षा सुनिश्चित किए, ताकि भविष्य में कोई और हमला न हो। तो देखिए, अली हैदर भगवान, जैसे भगवान का अवतार है, भगवान का प्रारूप हम मानते हैं, वो खैबर जैसी माँ भवानी तलवार थी, वैसी इस अली की तलवार है जुल्फिकार, जो दुधारी तलवार है, जो ईश्वरीय न्याय, जीत और ताकत का प्रतीक है। और उसके बाद खैबर, जो पानीपत हमारे यहाँ ये है, या प्लासी की लड़ाई जिसने पूरा दृश्य बदल दिया, पानीपत की लड़ाई ने भारत का इतिहास बदल दिया, वैसे खैबर के इतिहास ने इस यहूदी और मुसलमानों के बीच क्या लड़ाई का इतिहास बदल दिया। तो जो खैबर की जीत हमने ली थी, वो आज उसी खैबर की जीत को रिपीट करना है। ये बात करके उन्होंने पूरे अपने इतिहास, उन्होंने पहले अपने विरासत को खंगाला, विरासत को सामने रखा, और विरासत के नाम पे पूरे कौम को ललकारा कि हमें अब इजराइल का खात्मा करना है। इजराइल भी यही कह रहा है कि हमें अब ईरान का खात्मा करना है। उधर ट्रम्प साहब बोल रहे हैं खेमेनेई कहाँ छुपे हमें पता है, लेकिन हम अब उनको मारेंगे नहीं, समय आने पे ही मारेंगे। सवाल ये है, तेहरान में बाजार बंद है। ये बाजार बंद तब हुए थे जब कोविड के समय हो गए थे। बाजार बंद है क्योंकि बमबारी बहुत है। कई लोग शेल्टर लेने के लिए आगे जा रहे हैं, क्योंकि जब खेमेनेई ने युद्ध का ऐलान कर दिया और महायुद्ध का ऐलान कर दिया, तो अब हमले तो और तेज होंगे और ईरान भी हमला तेज करेगा। ये परिदृश्य अभी दिखाई देता है। 40,000 सैनिक जो अमेरिकी विभिन्न बेस पे है, वो बिल्कुल अलर्ट पे है, क्योंकि भले ही अमेरिका ये बताता होगा कि ईरान हम पे हमला कर सकता है, लेकिन ईरान वर्तमान में इजराइल पे फोकस किए हुए है। वो और किसी जगह पे हमला करने के लिए उत्सुक नहीं है, और उसे सिर्फ उस पे हमला करना है। आने वाले समय में अमेरिका कितना इस युद्ध के नजदीक जाता है, ये सांस रोक के रशिया, चाइना, टर्की, इस्लामिक देश, साथ में
नॉर्थ कोरिया भी देख रहा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को भी एक आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो एक पागलपन का दरिया है जो खुद तो मिट सकता हाँ है, हाँ लेकिन हाँ। दुनिया को मिटाने में उसे कोई होश नहीं होगा। इसमें मानवता का नुकसान है। दक्षिण उत्तरी कोरिया का उतरना युद्ध में ये मानवता की हानि है, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर वो नेस्तनाबूद नाबूद होगा। लेकिन कई सवाल है, मानवता की हानि की बात होती है, हम अमेरिका सबसे बड़ा शक्तिशाली देश माना जाता है। मानवता को डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर छत विक्षत कोई करता तो अमेरिका करता, और हमेशा वो जो कहते हैं चिंगारी। अब आपने कहा जैसे अमेरिका तैयार है 40,000 फौजी, ईरान का कोई मकसद नहीं। कल एक रिपोर्ट आई है, कल एक रिपोर्ट आई और वो अमेरिकी रिपोर्ट है, अमेरिकी स्टेटमेंट पर है। उस स्टेटमेंट में कहा गया है कि अभी 3 साल तक परमाणु हथियार बनाने के लायक ईरान नहीं है, कम से कम 3 साल लगेंगे। और इस युद्ध जो अटैक ईरान पर किया इजराइल ने, उस अटैक के पीछे वजह बताई गई कि ईरान बस आज कल में परसों में मतलब 48 घंटे में बिल्कुल अब एकदम कगार पर है परमाणु बम बनाने की। देखिए, मैं अमेरिकन रिपोर्ट में ही इस बात को खंडित कर दिया गया कि 3 साल, मेरे पास रिपोर्ट है, 3 साल अभी इसके कम से कम पहले लगेगा। फिर ये क्यों इस किया, इसके सवाल तो पहले पैदा। हाँ। जब इराक पे युद्ध का सद्दाम हुसैन के खिलाफ युद्ध में उतरे अमेरिका, तो ये हाँ। बोला गया था कि उसके पास रासायनिक हथियार है। हम्म। उसको ये बात बोला गया था कि वो परमाणु प्रोग्राम के तहत परमाणु बम के नजदीक पहुंच गया है। क्या हुआ? सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई, पूरा इराक बर्बाद हो गया। आखिर ईरान के तेल पे कुएं पे कब्जा किसका है? ये देखो, कहाँ मिले वो घातक हथियार? नहीं मिले। एग्जैक्टली। कहाँ मिला परमाणु प्रोग्राम? कहीं नहीं मिला। दूसरी बात, जब भारत परमाणु विस्फोट करता है और परमाणु ताकत बनता है, तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा दुश्मनी रही है। तो आत्म सुरक्षा के लिए पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी पे काम कर सकता है, एटम बम पे काम कर सकता है, क्योंकि उसके शत्रु राष्ट्र भारत के पास एटॉमिक एनर्जी है। ये जगह बताई जाती है, ये कारण बताया जाता है। यदि इजराइल परमाणु बम से लैस है, तो क्या फिर ईरान को अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार नहीं बनानी चाहिए? ये दर्शकों के बीच में सवाल, ये हिंदू मुसलमान वाला बात नहीं। या इजराइल के पास भी परमाणु हथियार नहीं, तो ईरान के पास भी नहीं है, और ईरान बना रहा होगा तो समझ में आता है। नहीं, लेकिन इजराइल एक पॉइंट है जो स्टार लगा करके हमेशा कंपनियां लिखती है, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। इजराइल के पास वो सब कुछ है, ये माना जाना चाहिए दुनिया में, इजराइल के पास वो सब कुछ है जो अमेरिका के पास है। बिल्कुल, क्योंकि इजराइल अमेरिका की एक बिगड़ैल बिगड़ैल औलाद है। ये कहने में कोई, आप फॉरेन पॉलिसी और सब कुछ अलग है, लेकिन इजराइल बिगड़ैल औलाद। भारत के इसी प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी के शिखर पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि फिलिस्तीन की जमीन का एक एक इंच द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा था कि इजराइल चलो ठीक है, उसको जो जगह मिल गई, लेकिन फिलिस्तीन की जमीन जो है उसका एक एक इंच उसे मिलना चाहिए, ये उनका। तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान उसकी बात नहीं कर रहे। जो जो हमारे दुनिया देश में क्या है आशीष, मुख्य तौर पे कोई इतिहास पढ़ना नहीं चाहता, विश्व का इतिहास पढ़ना नहीं चाहता। इजराइल के साथ इसलिए लोग खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो मुसलमानों के साथ लड़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ अल्टीमेटली नरेशन हिंदू मुस्लिम का ही बनाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो हिंदू मुसलमान का रिलेशन इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि हमारे देश में उन्हें राजनीतिक फायदा हो, ध्रुवीकरण हो। तो विश्व के सारे मुसलमान एक हो रहे, हिंदू क्यों नहीं एक हो रहा है? ये सारी बात हमेशा बताई जाती है, लेकिन हम मुसलमान देशों से तेल लेते हैं, उनको अपना मित्र कहते हैं, प्रधानमंत्री वहां जाके बड़े बड़े अवार्ड लेते हैं, गले लगते हैं, है ना। सऊदी अरेबिया का आपको पैसा भी चाहिए, फंडिंग भी चाहिए, उससे मदद भी चाहिए, तो फिर तब आपको हिंदू मुसलमान नहीं समझ में आता। क्योंकि अपने यहाँ एक राजनीतिक, हमारे इसमें तो क्या है, हर विश्व का जो भी
कोई इंसिडेंस होता है या विश्व में कोई जो बदलाव होता है या विश्व में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको हमारे नेता ये देखते हैं कि हमको यहाँ क्या फायदा हो सकता है। हम्म, फिलिस्तीन के साथ भारत आज से नहीं सदियों से है हम्म, कि भारत मानता है कि इजरायली आक्रांता है। ये अटल जी ने भी माना, अटल जी की सरकार रही, अटल जी सबसे पहले बीजेपी के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी माना, क्योंकि आपका मामला इजराइल में फंसा हुआ है, वो तो इसलिए आपको अडानी हिंदू का मुसलमान करके मैंने भी अडानी का फंसा है, पेगासस का फंसा है। पता कल है। ज्यादा हाँ कुछ हो गया तो वहां पे इजराइल रिलीज कर देगा फिगर, क्योंकि हाँ पेगासस में प्रॉब्लम ये है कि आप पेगासस खरीदो यहाँ पे, लेकिन हाँ डाटा आपको इजराइल से आता है डिकोड होके। हाँ हाँ। यदि इजराइल ने नहीं, बोल दिया कि इन लोगों का डाटा डिकोड करवाया असली तो अमेरिका फिर को समझने के भाव दो दो हम्म, पॉइंट और महत्वपूर्ण है। जैसे वो कहा, हम परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, हम इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार के साथ खड़े होंगे। और अमेरिका ने कहा, पीछे G7 भी हो तो पिछलग्गू अमेरिका के पिछलग्गू हैं सब, G7 भी, लेकिन अगर हमको अपनी सॉवरेनिटी पे बात करनी है तो स्पष्ट तो करना पड़ेगा। सद्दाम हुसैन की बात आई, कल कहा भी कि सद्दाम हुसैन जैसा हश्र कर देंगे। सद्दाम हुसैन और खामनेई दोनों में समानता क्या हम देखते हैं? इराक परमाणु अस्त्र बनाया, इसका कोई सबूत नहीं आया, लेकिन एक चीज का सबूत है कि सद्दाम हुसैन अमेरिका के इशारों पर नाचने वाला, जो मिडिल ईस्ट में एक ऐसा लीडर था जो अमेरिका के इशारों पर नाचने से इनकार कर, जो इराक को अमेरिका के हाथ में नहीं सौंपा, वो सद्दाम हुसैन था, तो उसको खत्म किया। अब मिडिल ईस्ट में एकमात्र देश है और सबसे बड़ा देश है ईरान, जिस ईरान ने कभी भी अमेरिकी प्रभुत्व को, अमेरिकी सुपरमेसी को नहीं एक्सेप्ट किया है। आज मुझे लगता है कि परमाणु अस्त्र रोकने से ज्यादा अमेरिका का एक मकसद है, और बार बार ये बात आ जाती है मन की भावना, कि खामनेई को हटाना है। खामनेई हटा देंगे तो युद्ध रुक जाएगा, खामनेई हटा कोई बिठा देंगे जो ईरान को अमेरिका के हवाले कर दे। बस वही मकसद उनको एक ही। उनको ईरान की भी स्थिति भारत जैसी बनानी है। हाँ, ऐसा नेता चाहिए दुनिया भर में, हर देश में, जो नहीं, अमेरिका बोलेगा बैठ जा तो बैठ जाएंगे, उठ जा तो उठ जाएंगे, हमको प्रॉफिट कमवा तो कमवा लो राजा, हमसे ये ले तो दे दो राजा, आप यहाँ से भाग जाओ तो भाग जाएंगे राजा, आप वोट के लिए मत आना, नहीं आएंगे राजा, आप यहाँ आके वोट दे देना, दे देंगे राजा। ये देश चाहिए। इसके पहले भी ईरान में क्या था, अमेरिका का ही राज था। ईरान में जो सत्ता परिवर्तन हुआ वो अमेरिका के खिलाफ हुआ। हाँ अमेरिका वापस वो अपने दिन लाना चाहता है, हाँ क्योंकि ईरान का तेल, जैसे इराक पे कब्जा कर लिया अमेरिका ने, वैसा ईरान के तेल पे भी अमेरिका कब्जा करना चाहता है। दूसरी बात जो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह कहता है, वो कहता है कि अमेरिका का एक ही काम है, लगातार विश्व में हर जगह झगड़े लगवाते रहो और अपने शस्त्र बेचते रहो। वो शस्त्र का व्यापारी है, उसे शांति से कोई लेना देना नहीं, और लगता तो मुझे ऐसा ही है, क्योंकि अभी जो आए मिडिल ईस्ट में, जो आए अभी ट्रम्प साहब पहली बार, जिनको एक बहुत बड़ा विमान गिफ्ट किया गया 200 करोड़ का, उनने भी यही कहा कि हमसे इतने लाख करोड़ के तुम शस्त्र खरीदो। टर्की को भी बेच गया शस्त्र, भारत को भी बेच गया, और पाकिस्तान तो बेच ही रहा है। तो कुल मिलाकर वो अपना मार्केट ढूंढता है। एक अब जो महायुद्ध का ऐलान कर दिया, एक एंगल और है जिस पर चर्चा फाइनली 2 मिनट के अंदर करना जरूरी है। एक चर्चा कि ईरान क्या अमेरिकी सैन्य बेस पर, आर्मी बेस पर अटैक कर सकता है, और करेगा तो वो देश क्या करेंगे, क्या ईरान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे? यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन, वो जितने देश हैं, कोई खुशी से किसी देश का अपने देश में, अपनी जमीन पर आर्मी बेस नहीं बनवाता है।
सद्दाम हुसैन को मिटाया, तो इराक पूरा का पूरा अपने प्रभाव में तेल से लेकर के और सब कुछ ले लिया। इसके कहां है वो काउंट, मतलब मोटा मोटी काउंटिंग वो है। इराक में है, इसके 3 बेस हैं। इराक में है, कतर में है, बहरीन में है, यूएई में है, मिस्र में है। इन देशों में बेस हैं। मिस्र, कतर, बहरीन, यूएई, इराक, ये सारे वो देश हैं जिन्होंने इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पर ईरान के पक्ष में दस्तखत किया यकीनन। अब ईरान का तो मकसद नहीं है कि उन देशों में वो सारे इस्लामिक देश हैं उसके मित्र देश नहीं, मुझे लगता है ईरान डिप्लोमेटिकली करेगा। वो लगातार इजराइल पे हमला करता जाएगा। वो इतने हमले करेगा कि अमेरिका इरिटेट होके युद्ध में उतरेगा। अमेरिका जब युद्ध में उतरेगा तो अमेरिका के जहां बेस है वो देश भी युद्ध में उतरेंगे, लेकिन फिर वो ईरान के साथ उतरेंगे। रशिया, चाइना, पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान फिर कहेगा कि हम ईरान अमेरिका के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। और अभी भी जो ईरान के पास हथियार है, मैं नहीं मानता कि वो चाइना या रशिया से सप्लाइड नहीं है, या उनके हथियारों के प्रोग्राम में चाइना या रशिया का हाथ नहीं। यकीनन है। हमास भी एकाएक जो एकदम आक्रामक हो गया था, तो उसके पीछे भी जो उनकी ताकत खड़ी थी वो रशियन ताकत खड़ी थी। तो रशिया को पता है कि इस क्षेत्र में, मध्य एशिया में, यदि कोई है अमेरिका का बेस सबसे बड़ा, वो इजराइल है। वो अमेरिका का फोटोकॉपी है, प्रारूप है। तो इसीलिए मैंने कहा अमेरिका भी डायरेक्ट आने की हिम्मत नहीं करेगा। अमेरिका भी डायरेक्ट आने की, और बहुत सारी चीजें हैं इस युद्ध में। अभी तो एक एक स्टेप आएगा तो एक एक परत खुलेगी, लेकिन अमेरिकी दोगलापन का सबसे बड़ा प्रमाण अगर आपको चाहिए तो मैं आखिर में चलते चलते बस बता दूं, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में ये माना जाता है कि इसका स्रोत पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर, जो वहां पर पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक कहे जाते हैं, अब्दुल कादिर ने ही ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए उसको मंत्र दिया, फॉर्मूला दिया। जो यूरेनियम भी वहीं से गया, रिफाइंड यूरेनियम भी वहीं से गया। लेकिन इसके आगे की बात सुनिए, पाकिस्तान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसके पीछे कौन था? अमेरिका था। हाँ। तो सबका सोर्स अमेरिका है। तालिबान किसने खड़ा किया? तालिबान के खिलाफ, तालिबान को मिटाने की जिद किसने ठानी? ये समझना होगा कि अमेरिका के दोगलेपन की वजह से इस पूरी दुनिया में अशांति है। इस पूरी दुनिया में अगर अशांति के स्रोत पे जाएंगे कि सोर्स ऑफ अशांति, तो सोर्स ऑफ अशांति हमेशा अमेरिका में है। क्योंकि आज पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से नहीं दिक्कत है, पाकिस्तान से ईरान गया उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम से दिक्कत है। इसलिए दिक्कत है कि ईरान, बहुत क्लियर समझना होगा, इसलिए दिक्कत है कि मिडिल ईस्ट अमेरिका के लिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का पाइपलाइन है। मिडिल ईस्ट से जिस दिन बोरिया बिस्तर उठ गया ना, जो अमेरिका की समृद्धि है, 1 दशक के अंदर, विद इन अ डिकेड, 1 दशक के भीतर अमेरिका की सारी समृद्धि धूल चाटती नजर आएगी। मिडिल ईस्ट पर जो कब्जा है, नियंत्रण है, पूरा मिडिल ईस्ट, यूएई से लेकर के और इराक तक सारा कंट्रोल कर रखा है। और जिस दिन ईरान परमाणु शक्ति संपन्न देश हो जाएगा, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे देगा। यही मूल है। अब इस मूल के इर्द गिर्द इस युद्ध का ताना बाना बुना गया है। आगे बहुत सारा अब तो डेवलपमेंट होगा। हालांकि युद्ध न हो तो बेहतर है, आखिर तक हम यही कहेंगे कि युद्ध न हो तो बेहतर है। मानवता के लिए युद्ध कभी भी फलदायी नहीं होता है, लेकिन जब युद्ध अवश्यंभावी हो जाए, तो श्री कृष्ण ने भी कहा, युद्ध अवश्यंभावी हो जाए तो फिर
होना ही चाहिए। युद्ध और होना ही यही बात चाहिए। कांग्रेस को समझ नहीं पाए मोदी जी कि अवश्यंभावी हो जाए तो होना चाहिए, और होना चाहिए तो निर्णायक होना चाहिए, निर्णायक होना चाहिए। बीच में डीजीएमओ का युद्ध फोन हम नहीं आता। नहीं, युद्ध हमेशा निर्णायक ही होता है आशीष। युद्ध नहीं, का नतीजा निर्णायक ही होता है, लेकिन यदि आप किसी से डर के युद्ध करते हैं, जब जब अमेरिका को आंखें देखी हमने युद्ध निर्णायक किए हैं, हम्म, जब जब अमेरिका के सामने हमने घुटने टेके, अनिर्णित सांप को जिंदा हाँ, छोड़ दिया आपने, वो पलट के वार करेगा। बिल्कुल। इसी पर आज खत्म करते हैं मिड डे मुद्दा। हम फिर आएंगे, स्पेशल कार्यक्रम है, फिर आएंगे, बहुत जरूरी आज एक कार्यक्रम है। मोदी जी 35 मिनट बात किए हैं ट्रंप से, ये खबर आप सबको दिखाई जा रही है। इस खबर पर हम बहुत गंभीर चर्चा करने वाले हैं कि 35 मिनट क्या बात हुई है। इस पर एक गंभीर चर्चा है, जल्द ही आएंगे। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।